आदरणीय दर्शकों, आप सबका मेरे YouTube चैनल वैचारिक क्रांति पर हार्दिक अभिनंदन है। मैं अक्सर उन लोगों के इंटरव्यूज लेता हूं जिन्होंने जीवन में कुछ विशेष काम किए हैं, और बड़े बड़े डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, समाज सेवियों के मैंने इंटरव्यू डाले हैं, तो ताकि लोगों को प्रेरणा मिले, युवा वर्ग को प्रेरणा मिले। और आज इसी श्रृंखला में मैं आज सेक्टर 1 सन सिटी स्थित एक मकान में बैठा हुआ हूँ। सुरेंद्र सिंह जी प्रिंसिपल हैं और उनका लड़का है जिन्होंने अभी यूपीएससी में ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो मैं उनके पास आया हूँ, उससे जानूँगा कि उन्होंने इस सफलता के लिए क्या किया और इसमें आपके पेरेंट्स का योगदान क्या है। तो सबसे पहले मैं इनका माला के द्वारा स्वागत करता हूँ। लेके बहुत बढ़िया शुभकामनाएं। और ये एक बुक है जो मैंने लिख रखी है, सपने अपनों के। इसमें कुछ गाने भी हैं, चाहे छोटराम के कुछ ज़्यादा गाने हैं और भी है। ये भी मैं इनको वेट करा, लेकर के स्वीकार करो, ताकि ये जो इस व्यक्ति के, जैसा कि इन्होंने बताया कि आप इसके भगत रहे हो, मैं भी इसका भगत रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप इनके विचारों से प्रेरित होकर के समाज में काम करें। तो सबसे पहले बेटे मैं आपको अपनी तरफ से और अपने चैनल की तरफ, वैचारिक क्रांति की तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप जो है ना एक ग्रामीण समाज में रहते हुए इतने बड़े मतलब स्थान पर पहुँचे हो। तो सबसे पहले आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अच्छा, दूसरी सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ से प्राप्त की थी, इसके बारे में आप थोड़ा रोशनी डालो। जी, सबसे पहले तो वैचारिक क्रांति के दर्शकों को नमस्कार। मैं 9 साल का था जब तब तक गांव में ही रहते थे। सुनारिया गाँव, मेरा गांव है। तो मैं तीसरी क्लास में था जब शहर में हम लोग आ गए। तब तक मेरी स्कूली शिक्षा गांव में हुई। उसके बाद विश्वकर्मा पब्लिक स्कूल में मैं 7वीं क्लास तक पढ़ा। उसके बाद 8वीं से 12वीं क्लास तक मैं मॉडल स्कूल सेक्टर 4 में मेरी शिक्षा रही। और साथ ही मैंने जय एकेडमी है, स्वामी नित्यानंद पब्लिक स्कूल की कॉम्पिटिटिव विंग, वहाँ से मैंने आईआईटी के लिए प्रिपरेशन की। तो सुमित मलिक सर हैं वहाँ पर, उनके सानिध्य में रह के मैंने पढ़ाई की। और फिर आईआईटी वाराणसी में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की 2019 में। और वहीं से फिर सिलसिला चल पड़ा। अच्छा, अब इस दौरान, पढ़ाई के दौरान आपका कोई आदर्श अध्यापक या कोई प्रेरणा स्रोत को रहा हो आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में, जिसके कारण आपका झुकाव जो है ना इस साइड में हुआ? कोई ऐसा आइकॉन, आदर्श व्यक्ति, अध्यापक है या कोई पेरेंट्स है, रिश्तेदार है, कोई ऐसा रहा है? अगर मैं कहूँ कि सिर्फ इस मार्ग पे लेके आने में कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूँ, उसमें तो मैं कहूँगा मेरे ताऊ जी हैं दिनेश बुधवार। वो हमारे साथ नहीं है, कैंसर की वजह से उनका देहांत हो गया। पर मुझे याद है जब मैं छोटा था तो हमेशा मुझे कहते थे कि मेरा बेटा एसपी बनेगा, डीसी बनेगा। बहुत छोटा था तब, बचपन की बात है, 5वीं 6ठी क्लास में। पर उसके बाद फिर मेरा खुद का जो मन था वो था कि मैं इंजीनियरिंग की तरफ मेरा झुकाव रहा। तो मैंने इसीलिए आईआईटी की प्रिपरेशन की। फिर आईआईटी में गया तो स्टार्टअप्स की तरफ मेरा झुकाव रहा। मेरे को वेल्थ क्रिएशन की तरफ जाना चाहिए, तो मैंने कई सारे स्टार्टअप्स किए और एक सफल कंपनी की स्थापना भी की। फिर उसके बाद एक समय पर मुझे लगा कि यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। तो वो एक तरीके से इंटरनल मोटिवेशन था। इंटरनल मोटिवेशन, आपकी आत्मा की आवाज़ थी कि तकनीक में भी अच्छा काम हो सकता है, स्टार्टअप वर्ल्ड में भी अच्छा काम हो सकता है। लेकिन जो एक समाज के अंदर जो पॉलिटिक्स होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो पावर का एक सेंटर होता है। और जब पावर अच्छा काम करती है तो उसमें पूरे देश का, समाज का, दुनिया का भला होता है। तो इसलिए मुझे ये लगा कि मुझे इस तरफ रहना चाहिए। ऐसा है कि लॉर्ड एक्टन एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि भाई पावर करप्ट से मैन
एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट से मैन एब्सोल्यूटली। उनकी इस कथन से कितने सहमत हो आप? मैं बिल्कुल सरोकार रखता हूँ। मैं यूपीएससी का जब मैंने प्रिपरेशन की उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरा ऑप्शनल है। यस उसमें सारी चीज़ें आती हैं जी। बट उसमें देखो ये कि लॉर्ड एक्टन जब कह रहे हैं कि पावर एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, तो वो ये नहीं कह रहे कि पावर नहीं होनी चाहिए, वो कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए पावर के साथ। क्योंकि अगर हम देखें तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैव टू बी कमेंसरेट विद ईच अदर। अगर आपके पास एक समाज को सुधारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और पावर नहीं है, तो फिर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप फुलफिल नहीं कर सकते। ऐसा है, मेरा मानना है कि आदमी जब भी किसी पद पर जाता है, चाहे प्रिंसिपल बने, डीसी बने, कोई बने, तो वो सारी जो चीज़ है वो समाज से प्राप्त करता है, ज्ञान जितना। तो मेरा ये मानना है कि इस पद पर आने के बाद हमने उस ज्ञान का प्रयोग करते हुए समाज का जो ऋण है वो उतारने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं कुछ थोड़ी ही इसमें परेशानी आ रही है। तो ये जो ऋण आपके ऊपर चढ़ाया है समाज ने, जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो पद आपने समाज में लिया है, क्या इसकी जिम्मेदारी को आप महसूस करते हो पूरी तरह निभा पाओगे? कैसा महसूस करो हो? मैं स्वामी विवेकानंद जी की उनसे एक कोट करना चाहूँगा। उन्होंने बोला कि द एजुकेशन दैट वी गेट is because of millions of people who could not get the education. तो उन्हीं के resources की वजह से हमको समाज की तरफ से very great thing. ये हमको ये सुविधाएं मिलती हैं, ये जिम्मेवारी मिलती है, ये एक तरीके से पढ़ने का अवसर मिलता है। अच्छे स्कूल में गया, अच्छे घर में जन्मा, माता पिता ने इतना सहयोग किया हर जगह पर, तो ये सारा बड़े भाग्य से मिलता है, समाज की तरफ से मिलता है। तो उन सब की जिम्मेवारी को समझना कि मैं क्या दे सकता हूँ, ये भाव मन में आना ही चाहिए। अमीर आदमी का अस्तित्व, मैं सोचता हूँ कि गरीब आदमी के अस्तित्व में निहित होता है। अगर गरीब आदमी का अस्तित्व नहीं होगा तो शायद अमीर लोगों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। कुछ ऐसा महसूस करते हो आप? बिल्कुल ठीक बात है कि जैसे जो पैसा है, वेल्थ क्रिएटर्स हैं समाज में, अमीर आदमी हैं जो, तो उनका भी उतना ही योगदान है। जिनके पास पैसा थोड़ा कम है उनका भी उतना ही योगदान है, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीरों का अस्तित्व गरीबों की वजह से। रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। क्योंकि हैं तो अपने ही समाज के। कोई एक तरीके का काम करता है, कोई दूसरे तरीके का काम करता है, तो हर तरह के लोग समाज में होते हैं। हाँ, बट ये समाज सभी प्रकार के कामों से आगे बढ़ता है जी। अकेले काम से आगे नहीं बढ़ता। पर ये बात है कि जैसे हम भारत में अगर देखें तो हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत कम है। इस वजह से गरीबी हमको यहाँ पर मुख्य रूप में दिखती है। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे जिनके पास खाने को भी नहीं है, कुछ लोग हैं जो लाखों करोड़ों रुपए हैं जिनके पास। तो एक ये जो इनइक्वालिटी है, और जो ये एक कॉन्सेप्ट आता है ड्यूरेबल इनइक्वालिटी, कि कोई गरीब है तो उसका बच्चा भी गरीब होगा क्योंकि वो स्कूल में नहीं भेज सकता, क्योंकि वो अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं उनके पास होंगी, जिस वजह से वो लाइफ टाइम में अर्निंग्स भी उसकी कम हो जाएंगी। तो एक अच्छे समाज का लक्षण ये है कि जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं, जो अमीर हैं, वो उस कमाई का एक हिस्सा इस चीज़ में प्रयोग करें कि अच्छी शिक्षा हो, अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं हो, जिससे कि जो भी व्यक्ति, जो भी बच्चा समाज में आगे बढ़ना चाहता है उनको वो अवसर मिले। ऐसा है कि ऐसा कहा जाता है, इकोनॉमिक्स में मैंने पढ़ा था, इंडिया इज ए रिच कंट्री बट इट्स पीपल आर मोस्टली पुअर। इज इट सो? इंडिया इज ए रिच कंट्री, इसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं हमारे पास, लेकिन फिर भी हमारे देश का जो अधिकतर समाज का वर्ग है वो गरीब है। क्या ये कथन आप सत्य मानते हो? There are two things in it. पहला तो ये कि India is a rich country in a sense of cultural diversity, in a sense of natural resources. We are very rich. पर उसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि कहीं ना कहीं हमारे रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। डाइवर्सिटी भी होमोजेनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो एक तो वो वेल्थ वहाँ से कम हो रही है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में बात करें तो उस सेंस में तो हम नहीं कह सकते कि इंडिया इज दैट रिच अ कंट्री, बिकॉज अगेन पर कैपिटा इनकम तो बहुत ही कम है। अच्छा, ये आपका जो ये रैंक आया है 41 से,
आप अपनी मेहनत के हिसाब से आप सेटिस्फाइड हो, ठीक आया, या कुछ थोड़ा बहुत आप महसूस करो कि भी इतना आना चाहिए था, या इस तरह की कोई बात आपके मन में आई? मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि रैंक तो मैटर उतना करता नहीं है। यस, मैटर ये करता है कि रैंक आने के बाद मैं क्या करता हूँ। यस यस। इनफैक्ट मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जो रैंक आता है किसी का, तो उसकी सफलता का श्रेय तो जाता है परिवार को। यस यस। जो हमारे फैमिली हो गई, फ्रेंड्स हो गए, उनको जाता है वो श्रेय, समाज को जाता है। मेरी सफलता तो इस चीज़ में होगी कि ये मिलने के बाद मैं क्या करूँगा। यस यस। तो उसके लिए तो फिर अभी जीवन पड़ा है सुधार के लिए काम करने। अच्छा, इसमें आपके पेरेंट्स हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, ये बैठे हैं हमारे सामने। सुरेंद्र जी अब भी सेवा में हैं, मैं भी इस पद से रिटायर हुआ हूँ, मैंने भी इस जिम्मेवारी से संभाला। तो इनसे जानना चाहूँगा, सुरेंद्र जी आप कैसा महसूस कर रहे हो, आपके लड़के ने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की? नमस्कार सर। नमस्कार भाई। मुझे सुरेंद्र से कम जानते हैं, समाज मुझे बुधवार से जानता है। हाँ, बुधवार से। मैं बहुत सारे लोग कहते हैं बुधवार, मेरे नाम को नहीं जानते, लेकिन वो बुधवार से जानते हैं। बुधवार से जानते हैं। सर मैं सुरेंद्र बुधवार हूँ। यस। हाल में प्राचार्य हूँ दौड़ में। यस यस। और ये मेरी धर्मपत्नी है, ये भी टीचर अनिता देवी जी। हाँ हाँ, ये भी टीचर रही हैं, आप रिटायर हो बेटी? हाँ जी, मैं प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर। अच्छा, आपने कितना योगदान मान रहे हो इस बच्चे की सफलता में? देखो जी, हमारा तो मोटिवेशन है और बाकी मेहनत तो बच्चे की ही है। मेहनत तो बच्चे की है, लेकिन ऐसे सहारा तो हमें देना पड़ता है ना। हाँ, वो तो देखो, हाँ। वो सबसे ज्यादा तो वो इनके पापा को जाता है। हाँ, इसलिए मैं तो ये मानती हूँ, क्योंकि ये हर समय हर घड़ी उनको ये चिंता रहती कि इसको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसमें बेटे ये जो इसमें यूपीएससी का रिजल्ट है, इसमें कई विंग्स हैं, IAS है, IFS है, IRS है, ये कैटेगरीज हैं इनमें। तो इनमें से किस कैटेगरीज को आप प्राथमिकता देना चाहोगे? अब सर अभी नेक्स्ट मंथ तक हमारा सर्विस एलोकेशन होगा। यस यस। तो DOPT जैसा भी करेगी। अच्छा, उसी हिसाब से। चलो ठीक है। तो इसमें आप जब समाज का जो ऑब्लिगेशन है आपके गुरुओं का, आपकी संस्थाओं का, आपके उन आदमियों का जो आपको नहीं जानते, उनमें कितना योगदान मान रहे हो आप इसमें? क्या उन आदमियों का भी आपका योगदान है आपके इस सफलता में, जिनको आप नहीं जानते, उनका भी योगदान मानते हो कुछ? जी बिल्कुल है। जैसे मेरे को याद है कि जब मैं IIT में पढ़ रहा था, यस, उस समय का मैं बताता हूँ आपको कि मैं सोचता था कि ये जो मेस में हमारे लिए खाना बना रहे हैं, यस यस, जो हम जैसे हमारे प्रेस के कपड़े लेके आते हैं, यस, तो मैं कभी कभी सोचता था कि हमारा जीवन तो बदल गया IIT में आने से। यस यस। लेकिन इन्होंने तो वैसे 50 बैच देख लिए अब तक, इनका जीवन तो नहीं बदलता। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ है दिमाग में कि जो सिस्टम है उसकी वजह से ही सब कुछ होता है, और उस सिस्टम में वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है हर व्यक्ति का। तो जो इनविजिबल हैं जो लोग, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जब भी मुझे मौका मिलेगा, जिस तरह के भी मुझे मौका मिलेगा, मैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ करोगे। तो आप ये जो बच्चे आजकल तैयारी कर रहे हैं कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की या कुछ और कोचिंग ले रहे हैं, उनको आप अपने जीवन की सफलता के आधार पर क्या सुझाव दोगे? उन्हें क्या करना चाहिए, किस प्रकार कार्य करना चाहिए? कोचिंग ले या कोई गाइडेंस ऐसी कोई बुक आप ऐसी सजेस्ट करना चाहो, तो ऐसी कोई बात हो, बताओ आपके दिमाग में। जैसे आपने गाइडेंस का कहा, कोचिंग का कहा, तो मुझे लगता है कि मेंटरशिप का बहुत बड़ा रोल रहता है। यस यस। अगर कोई पथ प्रदर्शन करने वाला रहे, कोई मार्गदर्शन करने वाला रहे, तो जीवन में हर कोई कितनी बड़ी से बड़ी कठिनाई हो, उसको हम पार कर सकते हैं। तो जैसे मेरे जीवन में सुमित मलिक सर हैं, उनका बहुत रोल रहा। यस कि जब भी कोई भी ऐसी चीज़ होती है, जैसे इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टेज में, इवन जब हमारा मेंस की प्रिपरेशन थी, तो वहाँ पर हर जगह पे उनका योगदान रहा। उसी प्रकार एक जो मैं एस्पिरेंट्स को या जो भी तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उनको ये कहना चाहूँगा कि मन में एक ग्रेटिट्यूड की भावना होनी चाहिए पेरेंट्स के लिए, क्योंकि वो जितना सेक्रीफाइस करते हैं, वो जितना ये सोचते हैं कि उनको
कि बच्चे को क्या ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें, क्या सुविधा दे सकें, खुद को कुछ ना मिले तो चल जाएगा, लेकिन हमारे बच्चों को कोई परेशानी ना आए। तो अगर जितना उनके मन में ये ग्रैटिट्यूड की भावना रहेगी, ये धन्यवाद रहेगा कि मन में कि मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान में अंदर से जागती है। ऐसा है कि जैसे आप ये जो सफलता हुई, इसमें हेरिडिटरी फैक्टर और एनवायरमेंटल फैक्टर, इसमें आपका कितना इसमें रेशो मानते हो आपकी इस सफलता में? हेरिडिटरी फैक्टर यानी क्वालिटीज यू गॉट फ्रॉम योर पेरेंट्स, एंड एनवायरमेंटल मीन्स एनवायरमेंट, वातावरण जिसमें आप पढ़े लिखे रहे, तो इसमें कौन से फैक्टर का योगदान मानते हो ज़्यादा? जी देखो, वैसे तो हेरिडिटरी बोले तो वो तो जेनेटिक्स की बात आ जाती है। यस यस। तो मैं जेनेटिक्स में उतना वो भरोसा नहीं करता कि क्योंकि मेरे अंदर से जीन्स है इस वजह से मैं ऐसा कर पा रहा हूँ, बट हाँ जैसे पेरेंट्स वाला आपने बोला तो मैं उसको एनवायरमेंटल फैक्टर्स में ही कंसिडर करता हूँ कि जैसे मेरे पापा हैं तो इतने डिसिप्लिन लाइफ है, स्कूल में जैसे कभी भी तो स्कूल टाइम से 15 मिनट पहले खुद पहुंच जाते हैं वहाँ पर। किसी को कहने की जरूरत ना पड़े टीचर की भैया आप लेट क्यों, जब पहले खुद वो काम करेंगे तभी तो बता पाएंगे, किसी को बोलेंगे कि भाई आप ढंग से काम नहीं कर रहे। तो ये चीज़ें हैं कि तो ये पेरेंट्स की क्वालिटीज़, ये क्वालिटीज़ हमारे अंदर आती हैं, तो मैं उसको एनवायरमेंटल फैक्टर्स में ही कंसिडर करता हूँ कि पेरेंट्स जब तक, ऐसे मुझे याद है एक घटना मेरे जीवन की। मैं दूसरी क्लास में था और टीवी देख रहा था, गांव में रहते थे हम लोग। तो पापा ने मुझे बोला बेटा ये इडियट बॉक्स है, ये मत देखा करो। तो मैंने पापा को देखा, मैं पापा आप भी तो देखते हो। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, अच्छा ये रूम के बाहर ले गए, बोले बेटा आज के बाद मैं भी कभी नहीं देखूंगा। टिल 12th क्लास टीवी नहीं था घर। मैं जब 4th क्लास में था वो कंप्यूटर ले आए मेरे लिए। अच्छा जो भी आपको सीखना है कंप्यूटर पे वो सारी चीज़ देखो। तो एक ये चीज़ भी है कि पेरेंटिंग में उन्होंने ये चीज़ का भी ध्यान रखा कि जैसे अब स्कूल में जाते हैं तो एक पीयर प्रेशर रहता है कि बच्चे कहेंगे अरे हम तो टीवी में ये देखते हैं, हम तो ये देखते हैं, तो एक वो इन्फीरियरिटी आ जाती है कि यार मेरे घर में तो टीवी नहीं है, ये बच्चे को तो पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं। तो उन्होंने कंप्यूटर लेके आए। वो कहते थे कि मैं तो टीवी देखता हूँ, ये कार्टून देखता हूँ। उन्होंने कहता था भाई क्या होता है टीवी, मैं कंप्यूटर चलाता हूँ, मुझे ये सॉफ्टवेयर आते हैं, मैं ये काम कर सकता हूँ। तो ऑफ कोर्स पेरेंट्स का और टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान रहता है। ए टीचर कैन मेक और मार द डेस्टिनी ऑफ ए नेशन। राइट। एक बढ़िया टीचर है वो देश के भाग्य को बना सकता है, और एक घटिया टीचर है तो देश के भाग्य का विनाश भी कर सकता है। तो ये हमारे जो आप देख रहे हैं बच्चे हैं, युवा वर्ग है, खासकर देहात के, वे अड़ंगेबाजी में, झगड़ेबाजी में, नशे में या कहीं कत्लेआम में फंसे हुए हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे अपनी सफलता और अनुभव के आधार पर? जो गांव के बच्चे हैं जो पथ भ्रष्ट हो गए, उनको आप क्या संदेश दोगे? उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरह आगे बढ़ना चाहिए, या किस प्रकार इन बुरी आदतों से वे दूर रहे? इसमें पेरेंट्स का क्या रोल हो सकता है? देखो एक तो बात ये है कि पथ भ्रष्ट हुए हैं या मैं सिस्टम में कर दिए, आप ये कहना चाहते हो? मेरा ख्याल है क्योंकि जो हमारा एक कल्चर होती है, एनवायरनमेंट होता है, उसी तरीके से बच्चे ढलते चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं समाज का योगदान तो है उस चीज़ में कि वो किस तरह की फैसिलिटीज़ उनको देते हैं, जैसे हर गांव में लाइब्रेरी हो, पढ़ने की जगह रहे, अच्छे कामों को हम इंसेंटिवाइज करें, उनको कूल बनाएं कि भाई ये चीज़ करना कूल है। जैसे मेरे पापा ने टीवी ना देखने को कूल बना के कंप्यूटर को वो बनाया कि यू वर्क ऑन अ कंप्यूटर एंड यू लर्न HTML, यू लर्न टू मेक योर ओन वेबसाइट। तो इस तरह की चीज़ें समाज की तरफ से होनी चाहिए। दूसरा ये है कि मैं विपश्यना मेडिटेशन करता हूँ। तो वहाँ पर मुझे ये चीज़ समझ में आई कि कोई आदमी किसी दूसरे इंसान को कुछ सिखा नहीं सकता। वो मोटिवेशन इंटरनली आता है जब इंसान को करना होता है कि तो वो तभी करता है काम। नहीं ऐसा है, मोटिवेशन तो तभी आएगा जब कुछ देखेगा वो अंदर से, तो अपने आप कुछ नहीं उगजेगा। क्योंकि एक देसी कहावत है, बेटोड़े में दर्द गोशे लकड़ेंगे। अगर हमारे अंदर कुछ है ही नहीं
या कहीं से कोई चीज़ देखी ही नहीं हमने, तो फिर और मोटिवेशन तो नहीं आ पाएगा शायद, मेरा अपना विचार ऐसा है। ठीक है कुछ ये नहीं, देखो इसमें जो मैं जो कहना चाह रहा था वो बात, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। यस। मैं जो कहना चाह रहा था वो बात ये है कि आप एक मानिए कि एक परिवार है, उसमें जो 2 बच्चे हैं। यस यस। और उनका पापा उनकी माँ को रोज़ पीटता है। यस यस। शराब पी के। यस। एक बच्चा जो है वो ये मोटिवेशन लेता है वहाँ से कि क्योंकि मेरा पापा मेरी माँ को ऐसे पीटता था, दारू पीता था, तो मैं क्या करूँगा, मैं भी तो यही करूँगा अपने जीवन में। मैं भी यही करूँगा। हाँ। पर वहीं दूसरा बच्चा ये मोटिवेशन लेता है कि क्योंकि वो ऐसा करते थे तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। यस यस। तो ये भी एक सच्चाई है। यस। तो इसीलिए जब तक इंसान खुद से जुड़ता है, जब अपनी तरफ एक नज़र डालता है, एक शांति के वातावरण में बैठ करके सोचता है, तो जो सच्चाई होती है वो हमारे अंदर होती है, वो बाहर नहीं होती। कोई किसी को नहीं बता सकता। इसलिए सोक्रेटिस कहते हैं कि सेल्फ एग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। यस। क्योंकि वो सेल्फ एग्जामिनेशन किसी न किसी स्टेज पे करना ही पड़ता है। तो जो सोक्रेटिस की बात करिए, उनको चेहरा पहला दिया गया था नॉर्थ के लिए, तो वो एक चैप्टर मैंने 10वीं में पढ़ा था सोक्रेटिस, उसकी अंतिम लाइन मैं आपको बता रहा हूँ। ये 1961 की बात है। दिस वर्ल्ड कैन नॉट स्टैंड ए ग्रेट एंड गुड मैन व्हेन ही इज अलाइव। यानी ये दुनिया उस आदमी को पसंद नहीं करती जब वो जीवित होता है, लेकिन मरने के बाद उनके स्टैचू बनाते हैं, किताबें लिखते हैं, कैसा है आप महसूस करते। तो ठीक है उनकी ये बात एक सेंस में ठीक इसलिए है क्योंकि ये जो समाज में अच्छाई और बुराई होती है वो साइकिल्स में चलती है। साइकिल्स में, यस यस। तो जब वो इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उसका विचार फैलना शुरू होता है और अच्छाई दुनिया में स्थापित होने लगती है। यस यस। जैसे जीसस क्राइस्ट के टाइम पे भी यही हुआ था, जब फाइनली उनको क्रूसीफाई किया गया। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जी जी जो समाज को लाभान्वित कर रहे हैं, लेकिन वो जो है ना, या तो मार दिए गए या फांसी चढ़ा दिए या जहर दे दिया गया या किसी तरह और क्रूसीफाइड कर दिए गए। लाइक गैलीलियो के साथ हुआ। बट उस जैसे ही उनके साथ ये हुआ तो एक वेव चली समाज में। Yes. और समाज सुधरता चला गया। Yes. साइंस की स्थापना, यानी जो बड़ा आदमी जब त्याग करता है तो इससे विचार पनपता है और तब समाज आगे बढ़ता है। तो दूसरा एक मैं आपको और बताऊं, डॉक्टर कलाम बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं हमारे, मिसाइल मैन कहते हैं। वो हमारे देश के राष्ट्रपति भी बने, लेकिन वो अंतिम समय तक एक अध्यापक के रूप में काम करते। उन्होंने एक बात पीछे मैंने देखी थी कहीं, उसने कहा कि मुसलमान जो है ना, ये एंटी हिंदू पैदा नहीं होता, इनको मदरसे में ऐसी चीज़ सिखाई जाती है जिससे ये एंटी हिंदू हो गए। इसलिए उन्होंने ये कहा कि मदरसों में ये पढ़ाई बंद होनी चाहिए। तो एक मुसलमान की इतनी बड़ी जो सोच थी उनकी, तो कैसे महसूस करते हो आप? उनका एक कथन कैसा लगे आपको? जी, मैं 2 बार मेरे को डॉक्टर कलाम से मिलने का मौका मिला। एक बार मेरे स्कूल में आए थे, यहाँ पर मॉडल स्कूल में। यस। मैं उसमें वो एमडी यूनिवर्सिटी में भी आए थे एक बार। जी। मैं वहाँ गया था टैगोर ऑडिटोरियम में, वहाँ उनका भाषण सुना था। मैं अपने स्कूल के बच्चों को लेकर भी आया था, तो मैंने देखा था उनको। मैं उस टाइम जो ना, मैं नित्यान स्कूल में था प्रिंसिपल, तो उनका जो हेलीकॉप्टर शायद कुरुक्षेत्र से आता है, उसको ऊपर उठ गया। तो हमने सारे बच्चों ने अध्यापकों ने ऐसे हाथ जोड़ के उनका स्वागत किया था। तो दूसरी बार मेरे को मिलने का मौका मिला दिल्ली में नेशनल साइंस एग्जीबिशन इंस्पायर अवार्ड्स में। यस। मैं नेशनल लेवल पे प्रोजेक्ट लेके गया था अपना। तो दूसरी बार मुझे वहाँ मिलने का मौका मिला। यस। तो मुझे तो जो कलाम सर के जो विचार जो मुझे अच्छे लगते हैं वो ये है कि जो आज तक दो बातें बताऊंगा जो मेरे साथ आज तक हैं। पहले तो उन्होंने बोला कि स्मॉल एम इज क्राइम। यस। कि जो इंसान छोटा एम रखता है वो एक क्राइम है वो चीज़। यस। क्योंकि अगर देश के लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए भी कुछ अच्छा करना है तो वी हैव टू थिंक बिग। हाँ, बड़ा सोचना। यस। दूसरा एक उन्होंने कहा कि लेट नॉट माई विंग्ड डेज बी स्पेंट इन वेन। यस। एंड थ्रू आउट माई लाइफ, पिछले 10 साल से तो मैं कह सकता हूँ कि इस चीज़ को लेकर के ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि मैं जो भी काम करूँ तो इन दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चलूँ कि मेरे जो ये विंग डेज हैं, जो ये अगले 20 साल होंगे या जो पिछले 10 साल रहे, तो ये व्यर्थ न रहे। यस। अच्छा, ये जो कलाम जी ने बात कही थी, ये एक बहुत बड़े राष्ट्रवादी और मानवतावादी व्यक्ति थे।
वो हिंदूवादी या राष्ट्रवादी भी नहीं कहें, वो मानवतावादी विचार रखते थे। तो हम उनको सलाम करते हैं। और आपको भी मैं ये सुझाव देता हूँ कि भी आप जिस पद पर आप आए हो, स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर कलाम जैसे विचारों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हालांकि ये जो पद जो आप ग्रहण करने जा रहे हैं बहुत ही चुनौतीपूर्ण पद है। आज की जो हमारी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था है उनमें काम करना काफ़ी कठिन है, लेकिन करने वाले करते हैं, क्योंकि श्रेष्ठता इस संसार से कभी खत्म नहीं होती। मैं एक बात कहता हूँ कि गुड आइडियाज एंड गुड पीपल कीप दी सोसाइटी अलाइव। वो समाज को जीवित रखते हैं, अच्छे विचार और अच्छे व्यक्ति। बाकी आपने भाई मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल वैचारिक क्रांति, जो मेरे दर्शक हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे अपने इस सफलता के बारे में या जीवन के बारे में, जो मेरे दर्शक हैं? यस। तो मेरा संदेश सभी दर्शकों को यही है कि इस वैचारिक क्रांति से जुड़े। यस। और समाज का हम एक पॉजिटिव नोड बने। यस। हम अपने जीवन में ये सोचें कि एक छोटे से छोटा भी काम कर पाएँ तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या योगदान अपना दे सकते हैं। यस। जैसे एक प्रेसिडेंट हुए यूएस के, उन्होंने कहा था कि आई मस्ट नॉट थिंक व्हाट माय नेशन गिव्स मी, आई मस्ट थिंक व्हाट आई कैन गिव टू माय नेशन। यस यस। तो तभी देश महान बनता है, तभी देश प्रगति करता है। तो हम जो विश्व गुरु रादर विश्व मित्र बनना चाहते हैं, यस, तो वो हम सभी लोगों के प्रयासों से ही सफल हो पाएगा। हर व्यक्ति को प्रयास करना पड़ेगा उस दिशा में। बेटे बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को समय दिया, मैं बहुत खुश हूँ। और मैं आपको ये आशीर्वाद देता हूँ अपने चैनल की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी, कि आप जिस पद को ग्रहण करना चाह रहे हो उस पद की गरिमा और आपकी इस योग्यता की गरिमा को बनाए रखोगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। नमस्कार।